हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो तो बहुत ही बढ़िया होंगे, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे वो भी सही होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा, प्रीएम्बल के टाइप्स, प्रीएम्बल के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसके साथ साथ उसके केसेस पढ़े। फिर हम लोगों ने यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा। जो कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिटरी फॉर्म क्या है, फेडरल फॉर्म क्या है। हम लोग क्या है, हम लोग क्वासाई फेडरल में है, जिसमें थोड़ा सा यूनिटरी सिस्टम भी है, थोड़ा सा फेडरल सिस्टम भी है, मोस्टली फेडरल सिस्टम है जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया था। तो इतना तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है, ये कैसे आया, लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, खामियाँ यानी कि क्या है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ डिस्कशन करते हुए हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी में पूछे गए हैं या यूपीपीएससी में पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक आप सभी को पता हो चुका है, क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र। तो भैया लोकतंत्र सबसे पहले होता क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो क्रेसी, जो गवर्नमेंट, जो सिस्टम लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों के द्वारा हैंडल किया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कि हम बोलते हैं भैया हम अपने हिसाब से कानून बनाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से कानूनों का निर्धारण करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो, वैसी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जिस तरह की हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी थोड़े से और हम्बल हो जाएं, हम चाहते हैं कि मोदी जी सख्त डिसीजन लें, हम चाहते हैं कि योगी जी कानून व्यवस्था पे और फोकस करें, हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था हमारी मजबूत रहे। कौन चाहता है? बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, हम चाहते हैं। कौन चाहता है? हम चाहते हैं, यानी लोग चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां पर लोगों की इच्छाओं को मद्देनजर रखा जाता है और सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको पूरा करती है, वो तंत्र जो हमारा होता है वो लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड आया है ये इसी से आया है। ये ग्रीक भाषा में कहा जाता है डेमोस। क्या बोला जाता है? डेमोस और क्रेशिया। क्या बोला जाता है? डेमोस और क्रेशिया। यानी कि डेमोस का मतलब होता है लोगों के बारे में। किनके बारे में? लोगों के बारे में। और क्रेशिया का मतलब होता है उनकी सहमति। क्या होता है? उनकी सहमति। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? लोगों के बारे में, लोगों की सहमति या लोगों का शासन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लोगों के शासन से तात्पर्य यह होता है कि लोगों के द्वारा, किनके द्वारा? लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जा रहा है। अब यहां पर डिवाइन सिस्टम नहीं है। कौन सा सिस्टम? अब यहां पर डिवाइन सिस्टम नहीं है। पहले कौन सा होता था? राजतंत्र होता था। कैसा होता था? राजतंत्र। तो राजतंत्र क्या होता था? एक्चुअल में राजतंत्र का मतलब क्या होता था? आप ध्यान से समझिएगा। राजतंत्र का मतलब होता था कि राजा जो है, राजा कार्य करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव का भाग तो होगा ही होगा, कार्यपालिका का भाग होगा, लेकिन समय समय पर ये लेजिस्लेचर भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेजिस्लेचर बन जाएगा, यानी विधायिका भी बन जाएगा। तो भैया कार्यपालिका भी है और विधायिका भी उसी के हाथ में है, और वो जैसा चाहेगा उस तरह के नियम और कानूनों को बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वो जिस तरह को चाहेगा उस तरह के कानूनों को क्या करेगा? वो बनाएगा। तो वर्तमान समय में जब हम मॉडर्न सिस्टम पढ़ते हैं या फिर आधुनिक काल पढ़ते हैं, तो आधुनिक काल में हम लोगों ने किसको चुना है? हम लोगों ने चुना है डेमोक्रेसी को चुना है। किसको? डेमोक्रेसी को चुना है। अलग अलग देश अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अपनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे भारत ने भी लोकतंत्र को अपनाया, ब्रिटिश से छुटकारा मिलने के बाद हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया, अमेरिका ने भी लोकतंत्र को गुलामी से आजाद होने के बाद अपनाया,
ब्रिटेन में तो लोकतंत्र है ही है, वहां राजा भी हैं लेकिन लोकतंत्र है, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम है और वहां केवल डेमोक्रेटिक है। फ्रांस में है, जर्मनी में है, रूस में है, लगभग लगभग सभी देशों में ये सिस्टम है। कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री लोकतंत्र में ही जीती है। अभी का जो सिस्टम है लोकतंत्र, ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि लोकतंत्र जो होती है वो सबसे अच्छी सरकार होती है, क्योंकि लोगों के द्वारा वो चलाई जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में कुछ और भी, और वो क्या क्या है। लोकतंत्र की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। वे कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो लोकतंत्र में सबसे पहली बात तो क्या होता है, जनता का, किसका, जनता का प्रभुत्व होता है, यानी जनता की जो इच्छा है, विल है, उसको लोग यानी सरकार सुनती है, क्योंकि वो जनता के द्वारा क्या होती है, इलेक्ट होती है। किसके द्वारा इलेक्ट होती है? जनता के द्वारा इलेक्ट होती है। और जनता के द्वारा जब इलेक्ट होती है तो जनता के इच्छाओं को वो पूरा करेगी। तो हम लोग भैया जब इलेक्शन होता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया जो हमारे सांसद या विधायक हम लोगों के पास आते हैं वोट मांगने, तो कहते हैं भैया इस बार की यहाँ की रोड बनवा देना, ठीक है। तो रोड बनवा देना का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छाओं को कौन पूरा कर रहा है, लोकतंत्र में बैठे हुए या सरकार में बैठे हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधित्व करता। हमने कहा कि भैया एक काम और है, क्या काम है, हमने कहा कि भैया पानी की बड़ी समस्या है लखनऊ में, तो लखनऊ में पानी की समस्या है, तो जब राजनाथ जी या फिर यहाँ के हमारे आसपास के क्षेत्र के विधायक आएंगे तो हम उनके सामने अपनी बातों को रख सकते हैं और वो वहां पर पहुंचा सकते हैं। हम बोलेंगे जाम की समस्या है, वो वहां पर सरकार के पास ले जाएंगे और उस पर बात करेंगे। हम बोलेंगे कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वो हम लोगों की बातों को कहां पहुंचाएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, संसद के पटल में पहुंचाएंगे, और संसद के पटल में जब बातें होती पहुंचती हैं तो उन पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता है तो फिर निर्णय लिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात, हमारी यहां पर जनता की जो प्रतिनिधित्व है वो राजा के द्वारा, या जनता के जो प्रतिनिधित्व करता है वो राजा तक हम लोगों की बातों को पहुंचाते हैं, और राजा भी इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है। उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं से लोगों को, किनको, लोगों को, जनता को क्या देती है, पावर देती है। क्या देती है? पावर देती है, शक्ति देती है, जिससे वो क्या होते हैं, आजाद होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, आजाद होते हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं चुनेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? और इसी कारण यहां पर क्या हो पाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाता है। क्या हो पाता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो पाता है। यानी कि जब हम बात करेंगे, जनता अगर अपने आप में आजाद है और आजाद है तो अपने निर्णय स्वयं से ले सकती है। जब अपने निर्णयों को स्वयं से ले सकती है तो वो क्या करेगी, फ्री एंड फेयर, एक साफ और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरे कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा पॉइंट बात करते हैं। यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पर बात तीसरी आती है, यहां कानून की बात आती है। किसके बारे में आती है? कानून की बात आती है। तो बात बार बार कहा जाता है कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं। कानून के हाथ का मतलब क्या होता है, यहां पर सुप्रीम कौन है, यहां पर सुप्रीम कौन है, यहां पर सुप्रीम है कानून। सर्वोच्च कौन है? कानून। भैया राजा हो या फिर कोई नौकर हो या फिर भारत के लोग हों, चाहे उनमें अमीर हों या गरीब हों, सभी किसके दायरे में हैं? कानून के दायरे में है। किसके दायरे में है? कानून के दायरे में है। तो कानून को क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा पावरफुल है कानून। तो जो कानून के द्वारा प्रक्रिया स्थापित की जाएगी वही होगी। तो हमारे यहां भी यही है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो विधि के द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है वो मानी जाएगी। तो विधि में कहा गया कि भैया अगर हम बाइक चलाते हैं, बाइक अगर हम 50 या 60 की स्पीड से ज्यादा है तो हमको क्या करना होगा, चालान भरना होगा, या चालान हमारा होगा। रेड लाइट है, अगर हमने क्रॉस किया तो चालान भरना होगा हमको, या फिर हमने हेलमेट नहीं लगाया तो चालान भरना होगा। तो विधि के द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है कि नहीं है? कानून बनाया गया कि 50 से ज्यादा तेज नहीं चलना है, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है। बिना कानून के तो पुलिस वाले आपको कहेंगे नहीं कि भैया चालान भरो आकर के। सबसे बड़ी बात है कानून। और तभी आप जानते हैं कि जिसको कानून आता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तभी आप देखते हैं वकीलों को कानून आता है। जिसके पास कानून का ज्ञान है वो सर्वोच्च होता है, यानी पावरफुल होता है।
तो कानून का नॉलेज हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि कानून का ही शासन यहां पर हो रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा अन्य कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फीचर्स इसमें एक और आता है, वो क्या है? हमने बार बार बोला कि जनता की शक्तियां यहां पर, तो हम यहां पर देखते हैं जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर राइट्स होते हैं, लोगों के पास क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। और ये जो राइट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? यही हमारी शक्ति होती है, ये हमारी क्या होती है? शक्ति होती है। हमने कहा हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमने कहा हमारे पास सोने का अधिकार है, हमने कहा हमारे पास हम अपने धर्म को मानने, जिस धर्म को मानेंगे उसका अधिकार है, हमने कहा हमको समानता का अधिकार चाहिए, हमने कहा हमको छुआछूत से मुक्ति चाहिए। तो हम जिस कानून को कह रहे हैं वो कानून क्या है? वो कानून कहीं से हमको अधिकार के रूप में दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहां पर लोगों के पास राइट्स होते हैं, और वो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ही उनकी शक्ति होती है, जिनको हम अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हम बोलेंगे लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार, हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कानून, जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमको अधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं, और अधिकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ कानूनी होते हैं, और ये दोनों देखे जाए तो संवैधानिक होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम में जो राजनीति होती है, क्या होती है? राजनीति होती है। राजनीति का प्रभुत्व बहुत होता है, राजनीति का प्रभुत्व बहुत होता है, क्योंकि राजनीति यहां पर बहुत पावरफुल मानी जाती है। कैसे मानी जाती है भैया? जो पार्टी लोगों के हित की बात करेगी, जो पार्टी लोगों के हित की बात करेगी, वो क्या होगी? वही सत्ता में आएगी। किस में आएगी? सत्ता में आएगी, क्योंकि भैया इसी पार्टी के माध्यम से ही क्या होगा? सरकार चलाई जाएगी। तो भैया जब कहा जाता है कि लोगों के हित की, तो मोदी जी कहा जाता है, मोदी जी बड़े अच्छे इंसान हैं, लोगों की हित की बात करते हैं, तभी तो सत्ता में आ गए। तो जब भी किसी भी लीडर की बात की जाती है तो वो उस पार्टी का लीडर क्या होता है? लोगों की बातों को वरीयता देता है, और जब वरीयता देता है तो लोग उसको क्या करते हैं? शासन में बिठा देते हैं। कहते हैं कि भैया ये क्या है? पावरफुल व्यक्ति है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, बिठाने के बाद क्या होता है? बिठाने के बाद भी राजनीति में जो सरकार अपनी बनाती है, गवर्नमेंट अपनी बनाती है, तो गवर्नमेंट के पास एक चीज होती है, वो क्या होती है? लोगों को जवाब भी देते हैं। क्या होते हैं? जवाब देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जवाबदेही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोकतांत्रिक देश में एक चीज क्लियर होती है, वो क्या होती है? जवाबदेही। क्या होती है? जवाबदेही। जवाबदेही क्या होती है? जवाबदेही का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो उसको लोगों तक आपको क्या करना होता है? बताना होता है। क्या करना होता है? बताना होता है कि भैया हमने एक्स काम किया, उसको कंप्लीट होने के बाद हमने वाई काम किया, फिर हमने क्या किया? जेड काम किया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जवाबदेहिता के रूप में आ जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब जवाबदेहिता शुरू कहां से होती है? जवाबदेहिता वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नहीं देते हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व को वो देते हैं। और कैसे वो होता है? देखो, सरकार जो होगी वो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? और जो लोगों के प्रतिनिधित्व करता होते हैं वो क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव होते हैं। क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या हो जाती है? रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, जिम्मेदार हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो पहले लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। चलिए तो देखते हैं हम लोग लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या है, शक्तियां किसके पास हैं? जनता के पास होती हैं, और ये सीधे या चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग में आती हैं। तो जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं उनके माध्यम से वो शक्तियों को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ये कहां से आया है? डेमोस और क्रेशिया वर्ड से आया। डेमोस मतलब जनता, लोग, उसका क्रेशिया का मतलब शासन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये मतलब क्या हुआ? जनता का शासन कहलाएगा। किसका शासन कहलाएगा? जनता का शासन कहलाएगा। और इससे क्या होता है? लोग जनता के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। क्लियर है? तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसमें,
तो हम देखते हैं लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और कानून के शासन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। पहला चीज स्वतंत्रता, व्यक्तिगत हमारी स्वतंत्रता हो गई, समाज में जो न्याय मिलेगा उसको, और जो कानूनी शासन है, कानून का जो शासन है यानी कि कानून द्वारा स्थापित किया गया शासन या प्रक्रिया है जो है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा, क्योंकि यही सही है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां नागरिक अपनी राय को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, अपने नेताओं को क्या कर सकता है, चुन सकता है। और ये नेता क्या है, जवाबदेही के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को क्या होती है, अनुकूल बनाती है। क्या क्या बनाती है, अनुकूल बनाती है, यानी कि ये हमारे फेवरेबल होती है। ढेर सारे देशों ने अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी को स्थापित कर रखा है। तो विशेषताओं में जैसे मैंने पहले बताया, जनता का संप्रभुत्व होता है। जनता का क्या होता है, संप्रभुत्व होता है। जनता पावरफुल होती है, जनता में अंतिम शक्ति होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है। इससे क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया भी पूरी होती है। उसके बाद क्या होता है, ये कानून का शासन स्थापित करता है, यानी कानून का शासन किस तरह से होगा, कानून के अंतर्गत सब होंगे। मौलिक अधिकारों को संरक्षण होता है, यानी कि आपके पास पावर होती है, और पावर किस तरह से दर्शाई जाती है, मौलिक अधिकार के रूप में। राजनीतिक बहुलवाद होता है, कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अपने अपने प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि भैया ये बिजनेस की पार्टी है, ये समाजवादिता की पार्टी है, ये मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, या ओबीसी की पार्टी है, ये एससी की पार्टी है, या फिर ये माइनॉरिटीज की पार्टी है। तो अलग अलग प्रकार की क्या हो गई, पार्टी हो गई। इसमें प्रेस और मीडिया को क्या होगी, स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। मैंने आपको पहले बताया ये एक प्रकार की पावर होती है, ताकि आप तक सरकार की बातों को या चीजों को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। जवाबदेही और पारदर्शिता होती है। तो इसमें क्या होता है, सरकार जवाबदेही होती है। अगर आप कोई चीज जानना चाहते हो तो आरटीआई के तहत क्या कर सकते हो, आप जान सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आप अगर सरकार के किसी कार्य के बारे में जानना चाहते हो तो आरटीआई दायर करो, आपको इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जब बात करेंगे तो उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले बताना चाहता हूं। तो देखो भैया, हर एक प्रकार में अलग अलग कंडीशन होती है। हमारे देश में क्या है, विविधता है। जब हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया था तब बहुत सारी विविधता थी, लोग कम पढ़े लिखे थे, जात के माध्यम से हम लोग बटे हुए थे, क्षेत्र के माध्यम से हम लोग बटे हुए थे, इवन कलर के माध्यम से हम लोग बटे हुए थे, और साथ ही साथ हम अपने अपने कल्चर के माध्यम से बटे हुए थे। धर्म के माध्यम से तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने बांट ही रखा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की विविधता थी। तो उस दौरान जो हमारे लिए अनुकूलतम लोकतंत्र होगा उसको हमने अडॉप्ट किया। इसी तरह फ्रांस में अलग है, ब्रिटेन में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो अलग अलग दशाओं में अलग अलग डेमोक्रेसी स्थापित की जाती है। तो जो सुटेबल होती है उसको हम क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह अगर हम डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की हो जाती है, दो प्रकार की हो जाती है। वो कौन कौन सी हो जाती है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। तो डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो ये टू टाइप्स की होती है डेमोक्रेसी। कौन कौन सी? डेमोक्रेसी टू टाइप्स में पहली आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी आती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। और दूसरी कौन सी आती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य यह होता है कि हम क्या करेंगे, अपनी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। अपनी सरकार को हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, चुनेंगे। हम डायरेक्ट अपने राजा को क्या करेंगे, वोट देंगे, डायरेक्ट देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग उनको राजा बनाएंगे। इनडायरेक्ट भी क्या होता है, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राजा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? राजा को। निर्माण का मतलब राजा को चुनते हैं। तो यहां पर क्या होगा, राजा को किसके द्वारा चुने जा रहा है, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। तो जहां पर आपके द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं राजा को, वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी हुई, पहला हुई प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, दूसरी कौन सी हुई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। तो ये आपके सामने देखिए मेंशन किया हुआ है मैंने पहले से ही। लोकतंत्र के प्रकार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां नागरिक सीधे निर्णय लेते हैं। नागरिक सीधे निर्णय का मतलब है अपने राजा को खुद चुनते हैं।
जहां जनमत संग्रह भी होता है। आप देख लीजिएगा, वर्तमान में स्विट्जरलैंड इसका एक एग्जाम्पल है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहां पर अपने प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं, और जैसे कि संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति लोकतंत्र। भारत यूनाइटेड किंगडम में संसदीय लोकतंत्र होता है और अमेरिका में राष्ट्रपति तंत्र या लोकतंत्र होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र आपको मैंने बताया एक ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम होता है जहां पर आपके प्रतिनिधि क्या करते हैं, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुनते हैं, राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख को चुनते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें होता क्या है सिस्टम, पहले आप सुनिए। इसमें क्या होता है कि इसमें ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। क्या 3 टाइप्स की क्या होती है? डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कितनी प्रकार की हो गई? 3 टाइप की हो गई। और वो कैसे कैसे होती है? पहली होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कौन सी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरी कौन सी है? प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। कौन सी है? प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। तीसरी कौन सी है? सेमी प्रेसिडेंटियल। मैंने क्या वर्ड बोला? सेमी प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी या हाइब्रिड। क्या मैंने बोला? हाइब्रिड डेमोक्रेसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3, एक होता है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा होता है राष्ट्रपति लोकतंत्र, और तीसरा कौन सा होता है? अर्ध संसदीय या फिर हाइब्रिड लोकतंत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्ध राष्ट्रपति, माफ करिएगा, अर्ध राष्ट्रपति या हाइब्रिड लोकतंत्र होता है। 3 प्रकार के संसदीय लोकतंत्र। हम भारत इसका एग्जांपल है, इंडिया इसका एग्जांपल है, यूके इसका एग्जांपल है। प्रेसिडेंटियल फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो प्रेसिडेंटियल फॉर्म में देखते हैं कि सबसे अच्छा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका एग्जांपल है। हाइब्रिड में जाते हैं तो फ्रांस इसका एग्जांपल है, और रशिया इसका एग्जांपल है। रशिया और फ्रांस क्या है? इसके एग्जांपल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? तो सेमी प्रेसिडेंटियल हाइब्रिड डेमोक्रेसी वहां पर चलती है। अब यहां पर इसका एग्जांपल, अब एक टाइम अफगानिस्तान भी था, लेकिन अब तो वहां तालिबानियों की सरकार है। इसका एग्जांपल श्रीलंका भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। आगे तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र जो है वो 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है हाइब्रिड है। तो पहला जो लोकतंत्र है वो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और इसके माध्यम से इनके प्रतिनिधियां ही क्या बनाते हैं? नीतियां या निर्णय बनाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ये क्या है? यह प्रतिनिधि लोकतंत्र जटिल समाजों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि शासन को कुशल और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो अप्रत्यक्ष को देखो यहां 3 भागों में मैंने डिवाइड कर रखा है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 3 भागों में यहां पर डिवाइड कर रखा है मैंने फिर से। पहला है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र होता है? संसदीय लोकतंत्र में जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये क्या है? भारत और यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रपति लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में अलग अलग होती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। अर्ध राष्ट्रपति या संघ लोकतंत्र कौन सा होता है? जिसमें संसद और राष्ट्रपति के बीच में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, कि कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां किसके पास रहेंगी? प्रधानमंत्री के पास रहेंगी। तो हमारे यहां जैसे देखा जाता है कि सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन वो शक्तियों का यूज राष्ट्रपति कैसे करता है? आर्टिकल 53 में बताया गया, या तो खुद से या फिर उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के रूप में करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके शक्तियों का वास्तव में इस्तेमाल करती है, और उसके नाम पर शक्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत के लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र क्या है? भारतीय लोकतंत्र क्या है? आपको सबको पता होगा, भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सिस्टम है। भारत में प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों है। तो भैया कहां पर प्रत्यक्ष आएगा, कहां पर अप्रत्यक्ष आएगा, इसके बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके पहले देखो क्या है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां जनता की शक्ति को क्या करते हैं? सर्वोच्चता दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब
अगर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपके सामने है। आप देखते हैं ग्राम सभा का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, आप देखते हैं ग्राम सभा का इलेक्शन होता है। हाँ, तो जब ग्राम सभा का इलेक्शन होगा तो ये क्या है, प्रत्यक्ष है, जहां नागरिक अपने स्वयं के निर्णय लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जिसे हमने क्या किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा था, पंचायती राज सिस्टम जो जोड़ा था, तो उसमें ग्राम सभा का जो इलेक्शन होता है, डायरेक्ट आप चुनते हो, अपने अपने राजा को चुनते हो कि नहीं चुनते हो, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। 73वें संविधान संशोधन के पहले तक हम लोग अप्रत्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो गए। तो कई बार ये लोग प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि पूछा जाता है भारत कैसा लोकतंत्र है या किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो भारत में कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। उदाहरण के रूप में देखो यहां पर लिखा है केरल में ग्राम सभाएं, देखो कुछ खास ग्राम सभाएं स्थानीय योजनाओं के लिए जनता की राय लेती हैं। यह रेफरेंडम सिस्टम होता है कि जनता से पूछा जाएगा कि भैया क्या किया जाए, इस पर आप अपने विचार देंगे कि नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ कितना मजबूत है, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हमारे भारत में एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद दूसरा बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वही चीज जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राजा को चुनती है, जैसे कि लोकसभा, जैसे कि राज्यसभा, जैसे कि राज्यों की विधान सभाएं। तो राज्यसभा यानी कि राज्यों की विधान सभाओं से लोग चुनकर जाते हैं, और लोकसभा में आप डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं में भी आप इलेक्शन करते हैं, और राज्यों के यूनियन में, केंद्र में, लोकसभा में भी आप इलेक्शन करते हैं। और लोकसभा के सांसद ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और विधानसभा के सांसद किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी किसके द्वारा चुने गए, विधानसभा के विधायकों के द्वारा चुने गए, क्योंकि उनके बहुमत दल के वो नेता है। उसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी किस तरह से चुने गए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने नहीं चुना, आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि ने उनको चुना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, आपने डायरेक्टली नहीं चुना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो कुछ और खास चीजें हैं, वो क्या है। अब देखो यहां पर संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम देखना चाहते हैं। तो पहली चीज हम देखते हैं, संसदीय लोकतंत्र में फ्यूजन ऑफ पावर होता है। शक्तियों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, आपस में जुड़ाव होता है या फिर संलयन होता है। यानी कि कैसे कार्य होता है, यहां पर कार्यपालिका और विधायिका, मैंने क्या बोला, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और विधायिका लेजिस्लेचर, क्या मैंने बोला, लेजिस्लेचर, आपस में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, एक साथ रहते हैं, एक साथ, इनमें अलगाव नहीं होता है। कार्यपालिका अलग नहीं होगी, विधायिका अलग नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है। ये क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है। कैसे डेमोक्रेटिक होगा, आप जानते हैं भारत देश में क्या है, विविधता का पूरा भंडारण है, ढेर सारी विविधता है। आप देखते हैं कि भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग रूप, वेशभूषा, धर्म, इवन जाति के माध्यम से हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, विविधता है हमारे पास। तो अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करता, अपनी अपनी भाषाओं के, अपने अपने क्षेत्रों के, अपने अपने धर्मों के, अपने अपने कल्चर के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। उन पर कोई दिक्कत आती है तो उस पर क्या करते हैं, लड़ते हैं या फिर अपने बात करते हैं। तो हम देखते हैं इतनी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हमारे पास लोकसभा में कितनी है, 543 सीटें वर्तमान में हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहां पर आकर के क्या करते हैं, बैठते हैं, कानूनों पर बात करते हैं। तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक इन नेचर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे भारत देश में क्या होता है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। क्या है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। यानी कि हमारे पास 2 कार्यपालिका के प्रमुख दिखाई पड़ते हैं। पहला कौन सा है, हेड ऑफ स्टेट। मैंने क्या बोला,
हेड ऑफ स्टेट है। दूसरा मैंने क्या बोला, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने क्या बोला, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख कौन होगा, वो होगा राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या कौन होगा, प्रधानमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को हम दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो रियल हेड है, जो रियल हेड है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो रियल हेड है। और जो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड का मतलब हो सकता है कि जो नाम मात्र का प्रमुख है वो कौन होगा, वो होगा राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रधानमंत्री जो होगा वो रियल हेड होगा और जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, नॉमिनल हेड होगा। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्यपालिका के में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है हमारे लिए कार्य करने वाले जो मंत्री होते हैं उनका एक क्या होता है, पूरा का पूरा काउंसिल होता है, परिषद होता है। और ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके प्रति, लोकसभा। किसके प्रति, लोकसभा। तो हमारे यहां जिम्मेदारी को इस तरह दर्शाया गया है कि हमारे यहां सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बात आएगी किसी एक मंत्री पर तो वो बात सभी के लिए है और सभी एक दूसरे के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो हमारे यहां कहा जाएगा स्विम एंड सिंक, स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब एक साथ तैरोगे तो एक साथ डूबोगे। अगर कोई मंत्री, एक मंत्री गलत करता है तो उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पास हुआ, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाता है, मंत्रिपरिषद होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्यपालिका हम लोगों ने अभी पढ़ा। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव जो होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। क्या होता है, जवाबदेह होती है। किसके प्रति होती है, लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबल होती है। क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ढेरों फीचर्स हैं संसदीय लोकतंत्र के। तो संसदीय लोकतंत्र के फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ है पहला शक्तियों का संनादन यानी फ्यूजन ऑफ द पावर है। फ्यूजन ऑफ द पावर कैसे है, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका एक साथ अलगाव नहीं होता है, एक साथ बैठते हैं। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के सांसद होते हैं, दोनों एक साथ होंगे। अत्यधिक प्रतिनिधित्व, संसदीय लोकतंत्र अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है क्योंकि संसद में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, संस्कृतियों के लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं 17वीं लोकसभा 2019-24 में एक साथ कितने लोग चुने गए थे, 543 पूरे के पूरे लोग चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो दोहरी नेतृत्व प्रणाली व्यवस्था होती है। कौन कौन सी, हमारे पास एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, राष्ट्रपति के पास जो वास्तविक पावर होती है वो अनुच्छेद 378 में दी गई है। राष्ट्रपति के पास जो वास्तविक पावर है वो केवल 3 है। कौन कौन सी है, राइट टू वार्न, राइट टू इनकरेज और राइट टू इंफॉर्मेशन, बस 3 है। कौन कौन सी हैं, पहली है सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हमारी कार्यपालिका विधायिका को प्रोत्साहित करने का अधिकार है। यदि कोई गलती कर रहे हैं ये तो उसको चेतावनी देने का अधिकार है। केवल 3 ये क्या है, आप देखते हो तो ये केवल और केवल नाम मात्र की है। क्या है, नाम मात्र की है। ऐसी शक्तियां किसी भी काम की नहीं है। आप वार्न कर रहे हो, राजा मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री है, जो वास्तविक शक्ति इसके पास है, रियल पावर है। इसे क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं,
प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद सिस्टम होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? मंत्रिपरिषद होती है जिसमें कैबिनेट होती है। इन सभी की क्या होती है? सामूहिक जिम्मेदारी। क्या होती है? सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि सभी मंत्री एक साथ सफल होंगे या फिर एक साथ क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? उसके बाद होता है लोकसभा के प्रति जवाबदेही। तो भैया लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अगर आप लोकसभा के प्रति जवाबदेही नहीं दे रहे हैं तो क्या हो सकती है? आपकी सरकार क्या हो जाएगी? आपकी सरकार गिर जाएगी। आप जवाबदेह नहीं रहेंगे तो आपकी सरकार जा भी सकती है। समझ में आया? क्लियर हो गया भैया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये एक मोर डेमोक्रेटिक नेचर दर्शाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्र का। ये परिचित और लचीला होता है। ये थोड़ा सा क्या है? ब्रिटेन से सिस्टम से लिया गया है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हर एक क्षेत्र के लोग होंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अपनी बातों को आसानी से रख सकते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम अगर देखोगे तो क्वेश्चन आवर होता है, फिर हमारे यहाँ 0 आवर होता है, फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, तो हम क्वेश्चनिंग भी करते हैं, प्राइवेट मेंबर भी बिल भी आता है, सारी चीजें होती हैं हमारे यहाँ। इसके बाद भारत की विविधता के लिए बहुत उपयुक्त है। क्यों है? भारत में ढेर सारे, मैंने पहले बताया, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की विविधताएं, तो सभी को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र के लाभ क्या है? जवाबदेहिता, विविधता में समावेश और सहकारी शासन। समझ में आया? इसमें चुनौतियां क्या है? अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब होता है जब कोई किसी एक सरकार की, एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती, बहुमत नहीं होती है, तो यहाँ गठबंधन आ जाता है। और गठबंधन हमेशा क्या होता है? गठबंधन हमेशा पैरालाइज कर देता है लोकतंत्र को। पैरालाइज का मतलब बोल सकते हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं से डिफेक्शन भी होने लगता है। डिफेक्शन का मतलब आप देखते हैं कि दल बदल होने लगता है। सरकारें क्या कर लेती हैं? एक से जो सरकारें होती हैं वो दूसरे विधायकों को या सांसदों को खरीद लेती हैं, जिसके लिए एंटी डिफेक्शन कानून भी आया था, लॉ भी आया था। उसमें भी कुछ लूप होल्स रहे हैं, तो उसके बारे में कभी फिर से एक वीडियो में पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं? राष्ट्रपति लोकतंत्र क्या होता है? राष्ट्रपति लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति वहां पर क्या होता है? प्रमुख होता है। यहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। प्रतिनिधित्व लोक व्यवस्था होती है, लेकिन यहां राष्ट्रपति क्या होती है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और ये क्या होगा? जनता द्वारा सीधे चुनावी मंडल के माध्यम से क्या किया जाता है? चुना जाता है। और इसमें क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का बिल्कुल बंटवारा होता है, अलग अलग। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का नहीं रहेगा, विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका सब अलग अलग होती है। राष्ट्रपति का इसमें टर्म या काल जो होता है वो एक फिक्स्ड होता है। हमारे में अनंत होते हैं भैया, कितनी भी बार चुने जा सकते हो 35 वर्ष की आयु से लेकर के। यहां पर फिक्स्ड है। अमेरिका में क्या है? 2 बार, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार चुने जाओगे। टाइम पीरियड आपका 4 साल होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए चुने जाते हैं। ऐसे आपने देखा है कि रसिया में भी होता है, लेकिन वहां हाइब्रिड सिस्टम में फिर भी राष्ट्रपति की कार्यकाल केवल 4 बार होता है। एक कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक, तो ये सिस्टम नेक्स्ट है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रपति के पास इस तरह स्वतंत्रता होती है कि कहीं कहीं पर ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि ये अपने निर्णय स्वयं से ले लेता है। विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों पर वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को निरस्त भी कर सकता है। हमारे यहाँ वीटो पावर जो होती है वो निरस्त नहीं कर सकती किसी बिल को। उस पर क्या कर सकती है? उसको रोक सकती है, कुछ समय के लिए रोक सकती है, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसको वो रोक नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती है। खत्म करने में एक ही सिस्टम है, जब प्रधानमंत्री कहेगा कि इस बिल को खत्म कर दो, तब वो राष्ट्रपति वीटो पावर के माध्यम से खत्म करेगा। अदरवाइज वो रोक सकता है, निरस्त नहीं कर पाएगा। ये हमारे यहाँ सिस्टम होता है। तो ये राष्ट्र वहां पर अलग होता है। चेक्स एंड बैलेंस का प्रोसेस होता है। लोकप्रिय जनादेश होता है कि लोग किस अपने अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं। स्थिर शासन होता है, स्थिरता होती है क्योंकि राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति का एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक की टर्म होता है ग्रिड लॉक पैटर्न। क्या होता है? ग्रिड लॉक सिस्टम।
अब क्या होता है, जब कार्यपालिका किसी भी बिल को, विधायिका किसी भी बिल को लाती है और खासतौर पे बजट के लिए, अगर राष्ट्रपति उस बजट पर सहमत नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उस बिल को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, हॉल्ट कर सकता है। कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थिरता का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। राष्ट्रपति के पास ग्रिडलॉक जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं से उसको डिक्टेटर बनाने की कोशिश करती है। तभी राष्ट्रपति तंत्र में एक विफलता है कि राष्ट्रपति तंत्र जहां जहां पर होता है, तो अमेरिका को छोड़कर के कोई भी ऐसा देश विश्व का नहीं है जहां पर वो डिक्टेटरशिप में ना आ गई हो और आर्मी क्या है वहां पर तख्ता पलट ना कर देती हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि ढेर सारे देशों में राष्ट्रपति, लोकतांत्रिक देशों में आर्मी तख्ता पलट कर देती है, तो वहां पर राष्ट्रपति के पास पावर कुछ ज्यादा दे दी जाती। इस कारण केवल अमेरिका में ही आज तक ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्स, जहां राष्ट्रपति तंत्र होता है वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कोहैबिटेशन, हाइब्रिड सिस्टम की। तो हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाइब्रिड यानी सेमी प्रेसिडेंटियल क्या होता है, तो जब भी हम कहते हैं कि भैया हमारे पास राष्ट्रपति भी हैं, हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री भी हैं, तो जहां पर पीएम भी है और प्रेसिडेंट भी है, जहां पर प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी हैं, दोनों हैं, और दोनों के पास पावर्स हैं, क्या हैं, दोनों के पास पावर्स हैं। संसद में पावरफुल होगा पीएम, अन्य कार्यों में राष्ट्रपति। समझ में आया। ऐसी जगह पर क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम होता है। लेकिन यहां पर एक सहवास सिस्टम होता है, कोहैबिटेशन। यहां पर एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोहैबिटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा और ये किसी एक्स पार्टी से चुन लिया गया, प्रधानमंत्री वाई पार्टी से चुन लिया गया, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं कि भैया हम अच्छे हैं, वो कहते हैं आप अच्छे हैं। तो ये क्या होने लगता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन आपको मैंने दर्शा रखा है, कोहैबिटेशन क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें। अब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, खासतौर पे स्विट्जरलैंड में है। 3 फीचर्स, ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने क्या बोला, रेफरेंडम बोला। मैंने क्या बोला, रेफरेंडम बोला। रेफरेंडम का मतलब होता है जनादेश। रेफरेंडम बोला, रेफरेंडम का मतलब होता है यहां जनता से पूछा जाता है। किसी भी मुद्दे पर जनता क्या होती है, उस पर अपने निर्णय देती है, अपने राय को क्या करती है, व्यक्त करती है। लोगों से पूछा जाता है ऐसा कानून बनाया जाए कि ना बनाया जाए। ये क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दर्शाया जाता है। समझ में आया। दूसरा होता है रिकॉल, होता है रिकॉल। आपने किसी सांसद को चुना, किसी विधायक को चुना, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो कहते हैं भाई साहब इसको खत्म करो, ये हटाओ, दूसरा हम खुद भेज रहे हैं, फिर से चुन करके भेज रहे हैं। इसको बोलते हैं रिकॉल। तो हम अगर अपने चुने गए प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और फिर क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, दूसरा बिठाया जाएगा। एक होता है री इनिशिएटिव। री इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करेंगे, हम स्वयं से ही किसी कानून को प्रस्तावित करने लगेंगे कि भैया ये कानून ऐसा होना चाहिए, संसद ऐसा कानून बनाए। तो संसद उसके लिए क्या होती है, बाध्यकारी होती है, मानती है, कहती है भैया हाँ ये चीज मानना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना क्लियर हुआ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक और फीचर बताना चाहता हूं। वो क्या है, वो है चांसलर डेमोक्रेसी। जब भी आप सुनोगे जर्मनी के बारे में, किसके बारे में, जर्मनी के बारे में, तो एक वर्ड आता है चांसलर। चांसलर, वहां के प्रधानमंत्री को कहा जाता है चांसलर। तो ये थोड़ा वेस्ट मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी से अलग है। यहां पर कुछ चीजें अलग हैं। यहां पर हर चीज के लिए कैबिनेट की अप्रूवल नहीं होती है, कैबिनेट हर चीज को अप्रूव नहीं करेगी। यहां पर इंडिविजुअल, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, कि अगर आप गलती करोगे तो आप अकेले तैरोगे और अकेले ही क्या हो जाओगे, डूबोगे। पूरी की पूरी सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं होगी। समझ में आया। अगर कभी भी 2 मिनिस्ट्रीज
या फिर किसी डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस दौरान कैबिनेट की अप्रूवल क्या होगा, अप्रूवल मैंडेटरी होगा। तो ये जो प्रधानमंत्री, यहां का जो प्रधानमंत्री होता है वो संसदीय लोकतंत्र भी, वहां भी संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन वहां जो प्रधानमंत्री होता है उसको चांसलर कहते हैं, और वो अन्य प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल लिए बिना वो खुद से पास कर देता है बिल को। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की, तो क्या होता है, अगर कोई गलत कर रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको उठाओ, बाकी सरकार चलती रहेगी। समझ में आया? तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो आपको मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ाया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ाया। इससे संबंधित यूपीएससी या यूपीपीएससी के कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जिनको आप सामने रख दिए गए हैं, उनको देखिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और विचार विमर्श लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। लोकतंत्र के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से ये पूरक कैसे हैं। तो ये देखो, लोकतंत्र क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओगे। प्रतिनिधित्व करता है यानी इनडायरेक्ट लोकतंत्र के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ गया है? दूसरा क्या है, भारत जैसे बड़े विविध समाजों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का क्या करें, समालोचनात्मक परीक्षण करें, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मजबूत ढांचे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्वों को एकीकृत करने के उपाय बताएं। तो लोकतंत्र पहले क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट में जो आया था उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति लोकतंत्र की तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, और उनकी शक्तियों को, खूबियों और कमियों को भी बताना है। आपकी राय में भारत जैसे विविध देशों के लिए कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? कि कभी कभार डिस्कशन होता है कि क्या हमको प्रेसिडेंटियल सिस्टम अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही बने रहना चाहिए। तो इनमें क्या क्या अच्छाइयां, क्या क्या कमियां हैं इनके बारे में, और भारत में क्या सुटेबल है इसको बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। एक बार इनको देखो, पढ़ो, लिखो, कोशिश करो 2 से 3 बार रिवीजन करो। आप जब रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, उसका आंसर आपको फिर भी दिया जाएगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। अच्छे से आपको रिवीजन करो और क्वेश्चन को लिखो, आंसर राइटिंग करो, तब जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी। समझ में आया? तो फिलहाल आज के लिए ही इतना। डेमोक्रेसी में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा का सारा डिस्कशन किया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।